नमस्कार, ड्राइवर एग्जाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है हम एसएससी जीके पीवाईपी सीरीज़ क्लासेस को कर रहे थे। इसकी आज हमारी सेकंड क्लास है। पहली क्लास हमने कवर अप कर ली थी जिसमें हमने एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के 75 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। यह प्लेलिस्ट डेली प्लेस ड्राइवर साथियों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इस क्लास में हम अगले जो 75 क्वेश्चंस हैं जो एसएससी एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको कवर अप करेंगे। साथ ही एडिशनल फैक्ट्स जो भी होंगे उनसे संबंधित वो भी याद करेंगे। और इस क्लास का पीडीएफ लिंक आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। वहाँ से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। साथ ही आपने यदि पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही ऊपर आइकन में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ से जाके आप उस क्लास को कवर अप कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें मुख्य अगले 75 क्वेश्चनों को कवर अप किया गया है। आप देख सकते हैं जैसे कि ये मुख्य क्वेश्चंस आए हुए थे जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा इम्फाल। जी हाँ, जो संगीत नाटक अकादमी है जिसकी स्थापना 31 मई 1952 को की गई थी और इसकी ही 3 प्रमुख अन्य शाखाएं हैं जिनमें से एक है जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी। इसकी ही एक घटक इकाई है जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये अन्य फैक्ट्स आपको याद रखना है और इसका मुख्यालय इम्फाल में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान 1917 के गांधी जी के सत्याग्रह से संबंधित है? अर्थात 1917 में गांधी जी ने कहाँ पर सत्याग्रह किया था? तो इसका सही आंसर है चंपारण। जी हाँ, एडिशनल फैक्ट की बात करें तो 1917 में यह भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 1917 का चंपारण आंदोलन, क्योंकि 1914 और 1916 में नील की खेती पर लगाई गई शर्तों को लेकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये पहला विद्रोह था किसानों का, जिसमें महात्मा गांधी जी ने साथ दिया था। और ये एडिशनल फैक्ट में आपको 3 कठिया प्रणाली भी याद रखना है कि ये क्या थी। ये थी यूरोपीय उत्पादकों ने किसानों को कुल भूमि के क्षेत्र का 3/20 भाग, ये पॉइंट आपको याद रखना है, 3/20 भाग पर नील खेती उगाने के लिए मजबूर किया था। ये 3 कठिया प्रणाली थी। इसी के विरोध में चंपारण आंदोलन हुआ था 1917 में बिहार के चंपारण में। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी से प्रेरित पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, तो यही था 1917 का बिहार का चंपारण आंदोलन। उसके बाद अगर बात करें तो अगला आंदोलन 1918 में गुजरात के खेड़ा में हुआ। गुजरात का खेड़ा का आंदोलन 1918 में हुआ, जो कि 22 मार्च 1918 को स्टार्ट हुआ था। इसके बाद तीसरा और आंदोलन की बात करें तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है, जिसमें वहाँ की महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी थी वल्लभ भाई पटेल को बारडोली किसान आंदोलन में। ये भी एडिशनल फैक्ट में आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तानसेन संगीत उत्सव किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन संगीत उत्सव, जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एसएससी का। गरीबी हटाओ पहल किस पे केंद्रित थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। आपको ट्रिक से याद रखना है, 5 रुपये में गरीबी हटाओ, 5 रुपये दो गरीब को और उनकी गरीबी हटाओ। पंचवर्षीय योजना 5 से आपको याद रहेगा, पंचवर्षीय योजना 5वीं योजना, जो कि 1974 से 1973 तक थी, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाओ, रोजगार, न्याय, कृषि उत्पादन और रक्षा पर केंद्रित थी। अगर हम एडिशनल फैक्ट में बात करें तो सभी पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 की अवधि में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जो कि हेराड डोमार मॉडल पर आधारित थी और जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 की अवधि के दौरान चली, जो कि 1953 में बनाए गए पीवीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और जिसका प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक विकास था। ये भी आपको याद रखना है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें 1961 से 1966 तक बनाई गई थी, जिसको गॉडविल योजना भी कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना गॉडविल योजना से संबंधित है और जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को समतंत्र बनाना था। और इसी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद 1966 से 1969 तक 3 साल का योजना अवकाश से भारत में पहली बार लागू हुआ था। इसका प्रमुख योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाकिस्तान का युद्ध था, भारत चीन का युद्ध था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना थी वो विफल रही थी। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता को प्रगतिशील करना था। साथ ही इसी दौरान 1978 से 1990 तक रोलिंग प्लान, भारत में जो पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के बाद लागू हुआ था रोलिंग प्लान,
पंचवर्षीय योजना आपको बताया गया है 1974 से 1978 तक चली थी, जो गरीबी हटाओ इसका प्रमुख नारा था। और इसी के बाद रोलिंग प्लान 1978 से 1980 तक लागू हुआ। उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना लागू हुई 1980 से 1985 तक इंदिरा गांधी के नेतृत्व में। और सातवीं पंचवर्षीय योजना ये भी आपको याद रखना है 1985 से 1980 तक थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक, जिसका नेतृत्व पीवी नरसिम्हा राव ने किया था आठवीं पंचवर्षीय योजना का। और नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक थी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, जिसका मुख्य फोकस था सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास था। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक थी अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह के समय। इसका उद्देश्य 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक थी, जिसका नेतृत्व मनमोहन सिंह ने किया और जिसका प्रमुख उद्देश्य था तेज और अधिक समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक थी, जिसका उद्देश्य तेज, अधिक और समावेशी और सतत विकास लागू करना है। और इसके बाद आपको पता ही है नीति आयोग स्टार्ट हो गया था, पंचवर्षीय योजनाएं बंद हो गई थी। ये अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखने हैं, यहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, संकटग्रस्त हो चुका हब्बा रडिका हेप्टानेरोन निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये एक प्रकार की घास की प्रजाति है जो कि संकटग्रस्त स्थिति में इस। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड ने धातु कोबाल्ट और निकल को हेलोजन के साथ किस संगीत स्वर में रखा था? तो इसका सही आंसर है डोरियम। डोरियम के साथ न्यूलैंड ने इनको अष्टक पूर्ण किया था। अगला क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का 1556 में किस स्थान के कलानौर में राज्याभिषेक हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा पंजाब। पंजाब के कलानौर में हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर का है वो राज्याभिषेक हुआ था। हुमायूं आपको पता है 1530 से 1540 तक गद्दी पे रहा। उसके बाद 1555 से 1556 पे वापस आया। हुमायूं बाबर का सबसे बड़ा पुत्र था। बाबर जो मुगल काल का संस्थापक था 1526 से 1530 तक। उसके बाद हुमायूं आया 1530 से 1540 और 1556 में। उसके बाद अकबर ने शासन किया 1556 से 1605 में। फिर जहांगीर आया 1605 से 1627 तक। फिर शाहजहां 1628 से 1658 तक। औरंगजेब 1658 से 1707 तक। ये अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी स्थान की जलवायु प्रभावित नहीं होती? किस घटक से किसी स्थान की जलवायु है वो प्रभावित नहीं होती? तो इसका सही आंसर होगा मिट्टी का प्रकार। जी हाँ, मिट्टी के प्रकार से किसी भी स्थान की जलवायु है प्रभावित नहीं होती, जबकि वहाँ की भू आकृति, स्थान और समुद्र से दूरी से उनकी है वो जलवायु है वो प्रभावित होती है। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो यहाँ पे बताया गया है जलोढ़ मिट्टी के बारे में। जलोढ़ मिट्टी है वो भारत की कुल भूमि का लगभग 40% घेरती है। साथ ही लाल पीली मिट्टी ये भारत के लगभग 18.5% भाग को घेरती है तथा मुख्य रूप से उड़ीसा व छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती है। काली मिट्टी जिसे रंगूर मिट्टी भी कहा जाता है, यह भारत के लगभग कुल भूमि का 15% है, जो कि मुख्य रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात व आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। मरुस्थलीय मिट्टी की बात करें तो ये भारत की कुल क्षेत्र का 4.42% से अधिक स्थान को घेरती है। और लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो जिसका भारत की कुल क्षेत्रफल का लगभग 3.7% है। लेटेराइट मिट्टी को मानसूनी वर्षा द्वारा भी चिन्हित किया जाता है। ये भी मुख्य पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद पर्वतीय मिट्टी है, दलहनी मिट्टी है, लवणीय मिट्टी है, ये आपको अन्य फैक्ट्स में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा दादाभाई नौरोजी ने भारतीय आर्थिक सत्ता को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र। ये इसमें सही नहीं है, जबकि दादाभाई नौरोजी आपको पता ही है भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। ये भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहले व्यक्ति दादाभाई नौरोजी हैं। और राष्ट्रीय आय की गणना का पहला आधिकारिक प्रयास किया था पीवी महालनोबिस ने, ये भी आपको पता है। और राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले पहली वैज्ञानिक विधि VKRV राव द्वारा उपयोग की गई थी। ये भी अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका के भौगोलिक निकटता रखता है? तो कौन सा क्षेत्र है जो श्रीलंका से भौगोलिक निकटता रखता है? तो इसका उत्तर होगा केवल कलराइकल क्षेत्र है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा हुआ है, श्रीलंका के सबसे निकट है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्व के बारे में कौन सा कथन गलत है? तो आप देख रहे हैं हर एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है, उनको अच्छे से आप कंठस्थ कर लें।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा गुरु पर्व। गुरु पर्व को गुरु नानक देव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 को दिल्ली सल्तनत के लाहौर प्रांत के तलवंडी गांव में हुआ था। ये वे सिख धर्म के संस्थापक हैं गुरु नानक देव, और 10 सिख गुरु में हैं, उनमें पहला स्थान आता है गुरु नानक देव का, जो लगभग 85 वर्ष की आयु में 1539 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो अन्य गुरुओं की बात करें तो गुरु अंगद, जिनका नाम लंगर प्रथा से जुड़ा हुआ है, और गुरुमुखी लिपि का विकास भी इन्होंने किया था। क्वेश्चन पूछा जाए, गुरुमुखी लिपि का विकास किसने किया? तो गुरु अंगद ने। लंगर प्रथा को किसने प्रारंभ किया? गुरु अंगद ने। अगर गुरु अमरदास की बात करें तो आनंद साहिब की रचना गुरु अमरदास के द्वारा की गई थी। साथ ही सिखों में सती प्रथा को भी समाप्त गुरु अमरदास ने किया था। गुरु रामदास से एक प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो गुरु रामदास ने, जो अमृतसर में स्थित है, आपको पता ही है। गुरु अर्जुन देव से भी एक प्रसिद्ध क्वेश्चन बनता है कि आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद ने गतका नामक एक सिख मार्शल आर्ट का निर्माण किया था। अकाल तख्त का निर्माण भी गुरु हरगोविंद ने किया था। अगर पूछा जाए कि कोमल हरदे गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो गुरु हर राय को कोमल हरदे गुरु के नाम से जाना जाता है। सबसे कम उम्र के सिख गुरु कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा गुरु हरकिशन है वो सबसे कम उम्र के सिख गुरु थे। गुरु तेग बहादुर, जिनकी मृत्यु औरंगजेब द्वारा करवाई गई थी, इस्लाम धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया था। इस कारण औरंगजेब ने इनका सिर कलंक करवा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। और गुरु गोविंद सिंह, ये सभी को पता है, खालसा पंथी संस्थापक गुरु गोविंद थे, और ये इसके अंतिम सिख गुरु थे। ये अन्य फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है, 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल व साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पदक पुरस्कार जीते थे? तो इसका सही आंसर होगा 44। किस राज्य सरकार ने 2022 में पंडित अरनिदोत चटर्जी नामक प्रसिद्ध ताल वादक को वांग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल सरकार ने इनको वांग भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के अनुसार भारत की सबसे बड़ा रेलवे ट्रैक किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है। कुल रेलवे ट्रैक की लंबाई की बात करें 2020 तक तो 67,956 किलोमीटर, ये भी आपको याद रखनी है। उत्तर प्रदेश के बाद सर्वाधिक रेलवे ट्रैक है वो राजस्थान में है, फिर महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक, फिर झारखंड, ये आपको याद रखना है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो भारत की पहली रेलवे लाइन जो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच 54 किलोमीटर की दूरी पर चली थी, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको नीचे कमेंट करना है कि किस वाइसराय के काल में ये भारतीय पहली रेल चली थी, ये आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में भारत के 28वें CGA नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा SS दुबे। वर्तमान में भी जो 2025 में भी वर्तमान में जो SS दुबे ही भारत के CGA हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ये भी आपको याद रखना है। और CAG का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, और राष्ट्रपति के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय की मदद से सती प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्त करने में मदद की थी? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेटिंग। और राजा राम मोहन के प्रयासों से सती प्रथा का अंत किया गया था, ये आपको याद रखना है। विलियम बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको याद रखना है। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो लॉर्ड रिपन के लिए आपको याद रखना है कि स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। साथ ही अन्य फैक्ट्स में बात करें लॉर्ड कर्जन की, तो लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन से संबंधित हैं। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था, ये भी आपको याद रखना है। इन्हीं के द्वारा फूट डालो राज करो नीति लागू की गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही। लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो इनके द्वारा ये बंगाल के गवर्नर जनरल और ब्रिटिश भारत के कमांडर इन चीफ थे। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, और स्थायी बंदोबस्त भूमि राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू की गई थी, और बनारस कॉलेज की स्थापना भी इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है एडिशनल फैक्ट में। अगला क्वेश्चन है, संसद में किस अधिनियम को निरस्त करने और बदलने के लिए सहायता
से नेविगेशन अधिनियम 2021 पारित किया गया था? तो ये इसका सही उत्तर है प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927। निम्नलिखित में कौन सा गैर नाशवान खाद्य पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर होगा दालें। दालें गैर नाशवान खाद्य पदार्थ हैं। एडिशनल फैक्ट में बात करें तो नाशवान खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो 1-2 दिन के अंदर जल्दी खत्म खराब हो जाते हैं, जैसे दूध, दही, मछली, मांस। अर्धनाशवान पदार्थ वो होते हैं जो 1-2 सप्ताह तक चल जाते हैं, जैसे कि फल हो गया, सब्जियां हो गया, प्याज, आलू, ऐसे जो अर्धनाशवान की कैटेगरी में आते हैं। गैर नाशवान पदार्थ वे होते हैं जो आमतौर पर लगभग 1 साल तक चल जाते हैं, जैसे चावल, गेहूँ, दाल, तिलहन, ये सब हो गए गैर नाशवान। अगला क्वेश्चन है प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा 1980 में। ये आपको याद रखना है। प्रथम एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप की शुरुआत 1980 में की गई थी। कबड्डी है जिसमें 5 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में। कबड्डी में कुल 40 मिनट का गेम होता है। 5 नहीं 7 खिलाड़ी होते हैं कबड्डी में, और 5 खिलाड़ी हैं वो बैठे बेंच में एक्स्ट्रा रहते हैं, अगर किसी को चोट वगैरह लग जाती है तो उनके स्थान पे आने के लिए, जबकि कबड्डी के प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? तो इसका सही आंसर होगा ओली। आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार का एक मस्कट था ओली, जो कि भारत का पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का 15वां संस्करण जो भारत में आयोजित किया गया था, भुवनेश्वर राउरकेला उड़ीसा में आयोजित किया गया था। ओली जो कि एक प्रकार का कछुआ था, इसका शुभंकर था। ये आपको याद रखना है। और 15वां संस्करण किसने जीता था? जर्मनी ने जीता था 15वां संस्करण। और भारत ने केवल एक बार ही 1975 में है वो पुरुष हॉकी विश्व कप का खिताब 1975 में ही जीता है। ये भी आपको याद रखना है। और भारत ने पहली बार 1928 में ओलंपिक में, एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारत ने भाग लिया था। भारत अब तक अधिकतम 8 बार हॉकी का खिताब है जीत चुका है। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अधीन मंदिर वास्तुकला का प्रमुख महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा था? तो इसका सही आंसर होगा पल्लव शासक, पल्लव वंश जो जिसके संस्थापक थे सिंह विष्णु पल्लव वंश के प्रमुख संस्थापक थे। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में याद रखना है। साथ ही इन्हीं पल्लव वंश के दौरान ही जो महाबलीपुरम दक्षिण भारत में है वो वास्तुकला का प्रमुख मंदिर है, उसका निर्माण किया गया था। चोल वंश की बात करें तो चोल वंश का संस्थापक विजयालय चोल था, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही चेर वंश की बात करें तो चेर वंश मोहद्दीपुर केरल में स्थित एक दक्षिण पश्चिमी भारत का एक राजवंश था। चालुक्य राजवंश की बात करें तो 6वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में इसने शासन किया था। 3 प्रकार के चालुक्य थे, बादामी चालुक्य, पूर्वी चालुक्य और पश्चिमी चालुक्य। और चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बादामी थी। और ये हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म तीनों धर्म का पालन करते थे चालुक्य वंश, ये आपको याद रखना है। और इनकी मुख्य रानी को ततमहिष के नाम से जाना जाता था। ततमहिष इनकी मुख्य रानी को कहा जाता था। ये आपको अन्य फैक्ट्स में याद रखना है। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय चोल, और जो चालुक्य वंश की प्रमुख राजधानी थी बादामी चालुक्य। और ये तीनों धर्म को पालन करते थे और इनकी प्रमुख रानी को ततमहिष कहा जाता था। ये भी अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है, ये बार बार रिपीटेड होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्म प्लेटिनम सतह का गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर कौन सी अभिक्रिया है? शून्य क्रम की अभिक्रिया है ये। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान किसकी स्थापना करता है? समतंत्र न्याय प्रणाली की भारतीय संविधान है वो स्थापना करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव एवीज के रूप में वर्गीकृत है? तो इसका सही आंसर होगा पक्षी। पक्षी को एवीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अगले 101 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया था कि मार्च 2023 तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही आंसर होगा 25। जी हाँ, वर्तमान में भी मार्च 2025 तक पूछे तो भी आपको बताना कि भारत में वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय स्थित हैं। सबसे पहला जो सबसे पुराना उच्च न्यायालय है वो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालय है 1862 में जिसका निर्माण हुआ था। उसके बाद में चौथा 1866 में इलाहाबाद में स्थापित हुआ। और वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय हैं वो स्थापित हैं। 25वां उच्च न्यायालय है वो 1 जनवरी 2019 को स्थापित हुआ है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। और उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ शासित केंद्र प्रदेशों का एक ही उच्च न्यायालय है वर्तमान में। और अगर बात करें कि कौन से संविधान के कौन से भाग में उच्च न्यायालयों के बारे में बताया गया है तो भाग 6 में बताया गया है। अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों से संबंधित उनके
अधिकार क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और 1956 के 7वें संविधान संशोधन में बताया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समान उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है सरकार के पास। तो ये 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक उच्च न्यायालय हो सकता है या नहीं, तो ये इसका उत्तर होगा जी हाँ, हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में ये बातें कही गई है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण का त्योहार हरियाला मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? हरियाला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड राज्य में हरियाला उत्सव है वो मनाया जाता है। मानसून मौसम की शुरुआत का प्रतीक इसे माना जाता है। साथ ही हरियाला और हिमाचल प्रदेश राज्य में भी मनाया जाने वाला त्यौहार है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो मध्य प्रदेश, हरियाणा और असम में बंगोरिया आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार मध्य प्रदेश में है, तथा असम में बोहांग बिहू त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही असम में तुसु पूजा त्यौहार भी मनाया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का बात करें तो ये हरियाणा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। आम मेला भी हरियाणा में मनाया जाता है। बैसाखी मेला भी हरियाणा में। और अगर पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल की बात करें तो हरियाणा में ही मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव भी हरियाणा का एक प्रमुख त्यौहार है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, CSO ने सकल मूल्य वर्धित की अवधारणा किस वर्ष अपनाई थी? जनवरी 2015 में। जी हाँ, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय लेखा सकल मूल्य वर्धित GVA की अवधारणा जनवरी 2025 में है वो अपनाई थी। और GDP की आधार गणना वर्ष 2004-5 से बदलकर इसे 2011-12 कर दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था, 19वीं सदी में भारत के निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने स्त्री पुरुष तुलना की रचना की? क्वेश्चन पूछा गया था कि स्त्री पुरुष तुलना नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ताराबाई शिंदे। जी हाँ, ताराबाई शिंदे जो एक नारीवादी कार्यकर्ता थी 19वीं सदी में, इनके द्वारा एक ग्रंथ लिखी गई थी स्त्री पुरुष तुलना। साथ ही आपको याद रखना है अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, स्वर्ण कुमारी देवी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की बहन थी, पंडित रमाबाई का संबंध है वो मुक्ति मिशन से है। मुक्ति मिशन की स्थापना पंडित रमाबाई ने की थी और आर्य महिला समाज की स्थापना भी पंडित रमाबाई ने की थी। उषा मेहता की बात करें तो उषा मेहता 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो स्टेशन पर कार्य करने वाली एक क्रांतिकारी महिला थी उषा मेहता। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मिस्र के काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर होगा 7। भारत ने इसमें कुल 7 पदक जीते थे, जिनमें 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 1 कांस्य पदक है वो भारत द्वारा जीता गया था। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद विलायत अली खां किस वाद्य यंत्र के उस्तादक हैं? तो उस्ताद विलायत अली खां किस वाद्य यंत्र के उस्ताद थे? ये हैं सितार वादक। उस्ताद विलायत अली खां ये सितार वादक हैं, ये आपको याद रखना है। साथ ही इनको पद्मश्री अवार्ड 2006 में, पद्म भूषण 2022 में और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2006 में से सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? तो इसका सही आंसर है हिमालय। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। तमिलनाडु पहला राज्य है जिसने मिड डे मील योजना स्टार्ट की थी। 1925 के बाद यह योजना लागू करने वाला पहला स्कूल था, जो तमिलनाडु का मदरसा स्कूल था वो। साथ ही इस योजना की शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 1982 को। इस योजना की शुरुआत है वो की गई थी पौष्टिक मध्यमाह्न भोजन योजना की शुरुआत। अगला क्वेश्चन है, 7वीं ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है अरब के मक्का मदीना में 7वीं सदी में इस्लाम धर्म के संस्थापक है वो पैगंबर मोहम्मद ने की थी। पैगंबर मोहम्मद के द्वारा इस्लाम धर्म की स्थापना की गई थी, ये आपको याद रखना है। इस्लाम का मुख्य ग्रंथ है वो कुरान इस्लाम का मुख्य ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित किस स्वतंत्रता सेनानी ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी है? द इंडियन
स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये प्रसिद्ध पुस्तक है, ये आपको याद रखनी है। इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1920 से 42 तक के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के ऊपर एक द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई। इसके 2 संस्करण जारी हुए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो महात्मा गांधी 1869 में, जिनका जन्म हुआ 1948 तक इनके मुख्य आंदोलन थे। पहला आंदोलन था असहयोग आंदोलन 1920, नमक सत्याग्रह 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। साथ ही मोतीलाल नेहरू की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में प्रकाशित हुई थी साइमन कमीशन के ऊपर, उसका मोतीलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। साथ ही वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, 562 रियासतों का एकीकरण करने का श्रेय वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। इनको इसके बारे में याद रखना है कि बारडोली सत्याग्रह जो 1928 में इनके द्वारा ही चलाया गया था, और भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 में भी वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान है। साथ ही ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रहे वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 40। आप देख सकते हैं कि हर एग्जाम में DPSP नीति निर्देशक तत्व से सवाल पूछा जा रहा है। इसमें पूछा गया था कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 40 में। DPSP की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है DPSP। ये आपको कंठस्थ रूप से याद कर लेनी है। अनुच्छेद 36 की बात करें तो अनुच्छेद 36 है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 38 है वो बाल अधिकारों पर कंजर्वेशन के बारे में संबंधित है, और अनुच्छेद 36 बताता है राज्य की परिभाषा के बारे में। अगला क्वेश्चन है, 1999 में भारत सरकार द्वारा प्रसिद्ध सितार के महान कलाकार पंडित रविशंकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये इसका उत्तर होगा भारत रत्न। आपको याद रखना है, कल भी एक क्वेश्चन बताया था, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? इस क्वेश्चन का आंसर है वो कमेंट करें आप। और आज पूछा गया कि 1999 में पंडित रविशंकर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा भारत रत्न। पंडित रविशंकर को भारत रत्न 1999 में दिया गया, जो प्रमुख सितार वादक थे। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 में की गई, और हॉकी के क्षेत्र में पहला पद्म पुरस्कार दिया गया बलवीर सिंह दोसांझ को पहला पद्मश्री हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तत्व का प्रतीक AU है? तो AU सोना AU का मुख्य प्रतीक है, जिसका परमाणु क्रमांक 79 है, जो कि निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आता है। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 है, जो हल्की गैस है। साथ ही चांदी की बात करें Ag, तो इसका परमाणु क्रमांक 47 है, जिसका गुणधर्म है इसमें सबसे अधिक विद्युत और तापीय चालकता होती है। आर्गन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 18 है, उत्कृष्ट गैसों के अंतर्गत आता है, और लाइट बल्बों में भी इसका उपयोग तंतु बनाने के लिए किया जाता है, आर्गन का उपयोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा गिरगिट। गिरगिट है वो ठंडे खून वाले जानवरों के वर्ग के अंतर्गत आता है, जबकि जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं मोर, कंगारू और तोता, ये गर्म खून वाले जानवर हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 124(2). अनुच्छेद 124(2) के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश की 65 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकते हैं। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में बताया गया है। साथ ही अनुच्छेद 123(a) के तहत राष्ट्रपति है वो संसद का सत्र जारी न होने पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 127(3) में तदर्थ मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। साथ ही अनुच्छेद 128(4) बताता है कि सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थिति के बारे में बताता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा 1894। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन 1894 में किया गया था, जिसे IOC भी कहते हैं। 1894 में पेरिस में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? पीरे डी कोब्रेटेन के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ओलंपिक खेल हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन 2 संस्करणों में आयोजित किए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बात करें तो मूल ओलंपिक खेल
प्राचीन ग्रीस में 8वीं शताब्दी में ईसा पूर्व से 4वीं ईसा शताब्दी तक आयोजित किए गए थे। भारतीय ओलंपिक की बात करें तो एशियाई खेल, एशिया के एथलीट इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम जैसी क्षारीय मृदा धातुएं किस वर्ग के अंतर्गत आती हैं? तो ये आती हैं किस आवर्त के अंतर्गत आती हैं? तो आवर्त 2A के अंतर्गत हैं वो। रेडियम, बेरियम और स्ट्रोंशियम क्षारीय मृदा धातुओं के बारे में है। क्षारीय मृदा धातु समूह 1A की बात करें तो ये क्षार, इनको कहा जाता है क्षार धातु, जो लिथियम परिवार के नाम से इन्हें जाना जाता है। समूह 3A की बात करें तो बोरॉन परिवार से संबंधित है इस तत्व को। इनमें 3 संयोजक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 5A समूह की आवर्त की बात करें तो इनमें नाइट्रोजन परिवार, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी आदि शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में एक खिलाड़ी को विकेट कीपर के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। विकेट कीपर क्रिकेट से संबंधित शब्द है। निम्न में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की नदी है? तो रावी नदी है वो, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार की एक प्रमुख नदी है, ये आपको याद रखना है। झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी भारत के कश्मीर के वेरीनाग झरने से निकलती है। या व्यास नदी की बात करें तो कुल्लू घाटी के हिमालय से निकलती है। सतलज नदी की बात करें तो सतलज 5 प्रमुख नदियों में से एक है जो चीन के तिब्बती पठार से निकलती है। साथ ही सिंधु सतलज नदी से संबंधित है कि जल संधि थी, सिंधु जल संधि 1960 में जो हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सातकर्णी जिन्हें राजा और महाराजा की उपाधि मिली थी, किस राजवंश से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक गौतमी पुत्र सातकर्णी, जिन्हें सातवाहन वंश का संस्थापक भी कहा जाता है, जिन्होंने मौर्य साम्राज्य को समाप्त करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सातवाहनों को पुराणों में आंध्र के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 106 ईसा से 130 ईस्वी तक इन्होंने, गौतमी सातकर्णी ने शासन किया था। ये स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण बताते हैं जिनको शकों के द्वारा पराजित किया गया था। साथ ही शुक वंश की बात करें तो शुक वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र के द्वारा की गई थी। पांडे राजवंश की बात करें तो पांडे राजवंश दक्षिण भारत का एक सबसे पुराना राजवंश था, जिसकी राजधानी मदुरै थी। शक वंश की बात करें तो शक वंश की स्थापना सिथियन के द्वारा की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक खारापन है? तो इसका सही आंसर होगा लेक वेन। लेक वेन सबसे खारी झील है, लवणीयता के रूप में तुर्की की सबसे बड़ी झील भी है लेक वेन, सबसे खारी झील है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्न किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। मुख्य रूप से 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिन्हें 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जो 11वां संशोधन है वो जोड़ा गया था, ये आपको याद रखना है। साथ ही मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के और भारतीय संविधान के भाग 4 के में और अनुच्छेद 51 के में जोड़ा गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य है वो जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को आश्रित शिक्षा प्रदान करने का अवसर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस पारंपरिक नृत्य शैली से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा लास्य शैली से। जी हाँ, मोहिनीअट्टम है वो लास्य शैली से जुड़ा हुआ नृत्य है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो जो मोहिनीअट्टम है ये केरल का प्रमुख नृत्य है, ये भी आपको याद रखना है। साथ ही समापदम जो शैली है वो भरतनाट्यम और कथक नृत्यों में की जाती है। त्रिभंग शैली है वो भी भरतनाट्यम नृत्य में की जाती है। चौक शैली है वो कथक नृत्य से संबंधित शैली है। 126 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया था, किस राजवंश के रुद्रसेन द्वितीय ने गुप्त राजवंश की चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से विवाह किया था? तो इसका सही आंसर होगा वाकाटक। जी हाँ, प्रभावती गुप्त ने वाकाटक राजवंश की रुद्रसेन द्वितीय से विवाह किया था, ये आपको याद रखना है। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो पुष्यबीति जिसका संबंध वर्धन राजवंश से है, हर्षवर्धन भी इसकी
इसी राजवंश से संबंधित हैं। चालुक्य की बात करें तो दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। पल्लव वंश की बात करें तो ये भी तमिलनाडु दक्षिण भारत का एक राजवंश था। इनके बारे में आपको याद रखना कि कांचीपुरम और जो महाबलीपुरम, इन मंदिरों का निर्माण पल्लव राजवंशों के द्वारा ही करवाया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लोक गायिका और पद्मश्री 2022 पुरस्कार विजेता माधुरी बर्थवाल भारत के किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है माधुरी बर्थवाल। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का विधायी अंग कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा संसद। संसद है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसद 3 राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है जिसमें 245 सदस्य होते हैं, 233 राज्यों से और 12 केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा मनोनीत होते हैं। यह एक स्थायी सदन है जिसको भंग नहीं किया जा सकता। और जबकि लोकसभा की बात करें तो ये जनता का सदन इसको बोला जाता है। यह संसद का निचला सदन है, अस्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति के बारे में, संसद का जो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है और संयुक्त बैठक भी बुला सकता है राष्ट्रपति। ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व एक उपधातु है? सिलिकॉन है वो एक उपधातु है जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। सिलिकॉन। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो लोहा जिसका प्रतीक Fe आयरन होता है, परमाणु क्रमांक 26 होता है जो हीमोग्लोबिन का एक मुख्य घटक है। ऑक्सीजन की बात करें तो परमाणु क्रमांक 8 होता है, रंगहीन और गंधहीन गैस है जो पृथ्वी के लगभग 21% भाग में पाई जाती है। सोडियम की बात करें जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गणराज्य की विशेषता किस देश से ली गई है? तो इसका आंसर होगा फ्रांसीसी संविधान। मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ कि जो आपको याद रखना है हमेशा, फ्रांस एक गणतंत्र राज्य है। आपको इस प्रकार से याद रखना है, फ्रांस एक गणतंत्र राज्य है, तो आपको हमेशा याद रहेगा गणराज्य या गणतंत्र के बारे में कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। साथ ही आपको याद रखना है कि फ्रांस से और क्या क्या लिया गया है। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो फ्रांस से लिया गया है संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में फ्रांसीसी संविधान से लिया गया है। अगर हम दक्षिण अफ्रीका से बात करें तो दक्षिण अफ्रीका के बारे में आपको याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका, जैसे आप दक्षिण अफ्रीका सुनो तो आपके माइंड में एक शब्द आना चाहिए। यदि आप क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट के जो दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर हैं वो मतलब अनिश्चित कुछ भी रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड तोड़ना हो, जो भी संशोधन करना हो कोई भी रिकॉर्ड में, तो वो दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज ज़्यादा रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि संविधान संशोधन जहाँ भी आएगा वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला है जापान से क्या लिया गया है? तो इसके बारे में एक स्टोरी है कि आपने किसी को बोला जापानी ला, तो वो आपको तर्क वितर्क आने लगा, कानून सिखा रहा है आपको, तर्क वितर्क कर रहा है, तो आप बोले कि जापानी ला, ज़्यादा कानून मत लगा। तो जापान से लिया गया है कानून व्यवस्था है वो जापान से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ये आपको याद रखना है कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में एक फीलिंग आ रहा है, आस है, आपको एक उम्मीद है, आस है। आस किस चीज़ की है? कि आपने जो बोला है वो समवर्ती सूची में ऐड हो जाएगा, वो आपको एक आस है। आपको आस है कि व्यापार व वाणिज्य की आपको स्वतंत्रता मिल जाएगी, व्यापार करने की स्वतंत्रता मिल जाएगी, ये भी आपको एक आस है। इस प्रकार से याद कर लेना है। आस है कि आप दोनों की संयुक्त बैठक हो जाएगी, आपकी और आपकी फ्रेंड की दोनों की संयुक्त बैठक, इससे आपको याद हो जाएगा संसद की संयुक्त बैठक, ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इसके बारे में भी आपको एक आस है। तो इसे छोटे-छोटे हिंट हैं, इनसे आपको याद रख लेना है। कनाडा से बात करें तो कनाडा से आपको फीलिंग आ रहा है कन्नाडा, मतलब पास, कन्नाडा, करना, पास। तो इससे संबंधित है कि एक मजबूत केंद्र संघ पास से होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित भी कनाडा से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने का काम भी पास बैठ के किया जाएगा। सलाहकार का क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय से, ये कनाडा। जैसे आप ऑप्शन देखोगे डायरेक्ट क्लिक करोगे आंसर। आयरिश संविधान आयरलैंड से लिया गया है। देखो आयरलैंड से एक फीलिंग आ रही है आय किस लिए चाहिए? ज़्यादा नीति निर्देशक तत्व लगा, ज़्यादा नीति, जो आदमी ज़्यादा नीति लगाता है ना, ज़्यादा नीति मत लगाओ, नीति वगैरह होता है तो वो आय, इसके लिए नीति लगाने के लिए क्या चाहिए? आय। नीति और सिद्धांत लगाने के लिए कौन लगा सकता है? जिसके पास आय अच्छी होगी वही। आय। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन करने के लिए भी आय चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव कराने के लिए भी आय चाहिए। तो ये आपको ऐसे याद रख लेना है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से लिया गया है कि जर्मनी आपको पता ही है, ऐसे आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन,
जैसे जर्मनी से आपको पता ही रहता है कि जर्मनी आपातकाल एक देश है, ऐसे आपातकाल वगैरह वहाँ लगा ही रहता है, तो जर्मनी से ही आपको याद हो जाएगा। इस प्रकार से ट्रिक से आपको इनको याद रखना है, ये बार-बार रिपीट होते रहते हैं एग्ज़ाम से। क्वेश्चन पूछा गया था कि जो गणराज्य की विशेषता कौन से संविधान से ली गई है, तो ये आपको याद रख लेना है। फ्रांस एक गणतंत्र राज्य है, तो फ्रांस से इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में भूमि क्षरण का मुख्य कारण क्या है? तो खनन के कारण वनों की ज़्यादा कटाई है, वो इसका मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन है, त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां 2001 की जनगणना के आधार पर महिला साक्षरता खालिस्तान से कम थी। तो 30% से जिनमें महिला साक्षरता थी वहाँ पर ये त्वरित महिला साक्षरता प्रोग्राम है वो शुरू किया गया था। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो 2001 की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना थी और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गई थी, ये भी आपको अन्य फैक्ट्स में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 2021 तक लगभग 70 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अमेजन बेसिन है, वो भारत का विश्व का सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर की राजधानी इम्फाल में है वो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय NSU नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थित है, जिसकी शुरुआत 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जिसकी आधारशिला रखी गई थी इस यूनिवर्सिटी की। तो ये आपको याद रखना है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एब्स पक्षियों की नहीं है? पीछे भी आपने देखा था कि एब्स पक्षियों से संबंधित SSC TCS का फेवरेट क्वेश्चन है, इनके बारे में जितने फैक्ट्स हैं वो आपको याद कर लेने हैं। तो इनका मुख्य फैक्ट्स है, एब्स पक्षियों से संबंधित मुख्य फैक्ट्स हैं कि ये गर्म रक्त वाले जानवर होते हैं, इनका हृदय 4 कक्षीय होता है। इन्हीं पॉइंट से लगातार क्वेश्चन बनाता रहता है TCS कि क्वेश्चन दे देगा कि गर्म रक्त वाला जानवर कौन सा है। इस प्रकार से 4 हृदय कक्षीय 4 होता है पक्षियों का, ये इनके शरीर पे पंख होते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित होते हैं, आगे वाले पाद हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं। ये फेफड़ों से श्वास लेते हैं, इनमें दांत नहीं होते हैं पक्षियों में, इनकी दृष्टि तेज होती है, रूपांतरित चोंच होता है, इनके ऊपरी व निचली जबाड़ों से बना होता है। ये अन्य फैक्ट्स हैं जो आपको पक्षियों से संबंधित है वो याद रखने हैं। एब्स से अंडे देने वाले होते हैं, जबकि स्तनधारी जीवंत बच्चों को जन्म देते हैं, ये आपको याद रखना है। और जो अपवाद स्वरूप हैं एलिपिटिस और एक्टिना, ये इंपॉर्टेंट है। एक्टिना और एलिपिटिस ये ऐसे स्तनधारी हैं जो अंडे देते हैं, बाकी सभी हैं जो जीवंत बच्चे देते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भौगोलिक परिस्थितियों के कारण निम्नलिखित में से किस राज्य में रेल परिवहन का विकास सबसे कम हुआ है? तो सिक्किम में सबसे कम रेल विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, प्रमुख किताबों से संबंधित है कि उनके संबंधित लेखक कौन कौन से हैं? हिंद स्वराज, इसके लेखक महात्मा गांधी, ये सही है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर इसके लेखक हैं। तो इसमें से गलत दिया गया है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। जी हाँ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसके लेखक सुभाष चंद्र बोस नहीं है। सुभाष चंद्र बोस की एक प्रसिद्ध किताब हमने पीछे भी देखी थी, द इंडियन स्ट्रगल। जी हाँ, ये पुस्तक सुभाष चंद्र बोस की है, जबकि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये जवाहरलाल नेहरू की एक पुस्तक है, ये आपको याद रखना है। हिंद स्वराज मैंने बता दी महात्मा गांधी की, जो 1909 में लिखा गया था। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, जो 1913 में, जिनके लिए उन्हें जिस साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। और वाई आई एम एन एंथिस्ट पुस्तक है वो भगत सिंह से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीता? जी, रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में जो इनका गीतांजलि था उसके लिए इन्होंने साहित्य पुरस्कार है वो जीता था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता रहता है, आपको याद रखना है कि SSC का फेवरेट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 में की गई थी। अन्य फैक्ट्स की बात करें तो राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान, जिसे कथक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, 1964 में है। इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना है वो निर्मला जोशी के प्रयासों से इसकी स्थापना है वो की गई थी। लखनऊ घराने की बात करें, लखनऊ कथक के लखनऊ घराने से संबंधित हैं पंडित शंभू महाराज। शंभू महाराज का संबंध किससे है? लखनऊ के कथक घराने से संबंधित हैं। इन्हें 1967 में संगीत नाटक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था शंभू महाराज को। और संगीत नाटक अकादमी, उसके बारे में मैंने पहले बताया, इसकी 3 प्रमुख इकाइयाँ हैं। कथक केंद्र जो दिल्ली में हो गया, ये जवाहरलाल नेहरू मणिपुर इम्फाल में स्थित नृत्य अकादमी है वो, और इसका एक अध्यक्ष होता है संगीत नाटक अकादमी का, जो 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
ये संगीत नाटक अकादमी एसएससी का फेवरेट टॉपिक है, इसको मिस मत करना, ये आपको कंठस्थ कर लेना है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर सबसे कम थी? तो इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के मध्य सबसे कम बेरोजगारी दर थी। गुजरात में बात करें तो ये 3.1% थी, जबकि युवा बेरोजगारी की बात करें तो 2020-21 में 15 से 29 वर्ग के युवाओं में बेरोजगारी दर 12.9% थी। यह अन्य फैक्ट्स में आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना कब की गई थी? ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको याद रखना है कि 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ, इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना है वो 1925 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में इसकी स्थापना है वो की गई थी। इसके पहले सचिव थे के ज्योति कुमारन, इसके प्रमुख सचिव थे, और 2010 में इसके नए सचिव बनाए गए आर के सेठी, इसके नए सचिव है 2010 में भारतीय महिला हॉकी महासंघ के बनाए गए थे, जिसकी स्थापना 7 नवंबर 1925 को ग्वालियर में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में मुख्य कारण क्या होता है? दो अभिकर्मों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के किस धर्म के लोग सांकेन त्योहार मनाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बौद्ध धर्म। अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध धर्म के लोग सांकेन त्योहार है वो बनाते हैं। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसके पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी, जिन्हें वर्तमान महावीर भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश द्वारा अनुमोदित मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना किन लोगों के समूह को लाभ होगा? तो ये मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना संबंधित है अनाथ, विकलांग बच्चों और निराश्रित महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2021 में शुरू की गई पीएम उज्ज्वला योजना 2.0 योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? लाभार्थियों को 100 बिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, एमजी म्यूजिक अवार्ड्स किस राज्य द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा नागालैंड सरकार द्वारा एमजी म्यूजिक अवार्ड हैं वो हर साल प्रदान किए जाते हैं, जो कुल 12 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी बैंक की संपत्तियां देनदारियों से अधिक हैं तो इसे किस रूप में दर्ज किया जाएगा? तो इसे शुद्ध संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस विभाग का पुनर्बलन बलबन के द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दीवाने अर्ज जो विभाग है उसका पुनर्निर्माण है वो बलबन के द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। अन्य फैक्ट्स में बात करें तो जो दीवाने कोही, जो कि एक कृषि विभाग था जिसका निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। दीवाने ए मुस्ताखाज का निर्माण, जो कि बचत के लिए बनाया गया एक विभाग था जिसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। दीवाने बदगान, जो दासों का एक विभाग था। दीवाने खैरात, इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा किया गया। ये आपको याद रखना है। तो ये आज के जो हमारे टोटल 175 क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। इस प्रकार दोनों क्लासों में हमने 150 क्वेश्चन है जो एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको हमने कवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन से एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इन क्लासेज की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर पाएंगे, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करना न भूलें, और रिवीजन के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें जहां इनकी क्विज भी स्टार्ट होने वाली है। तो मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।